हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्ड ऑफ रग्नारोक के एपिसोड 5 फाइल नंबर 1 से। इस अमेजिंग जापानी सीरीज को लिखा है अजीशिका तकुमी फुकुई और शिन्या उमेमुरा ने। सीरीज की शुरुआत में ह्यूमन वर्सेस गॉड का रग्नारोक इवेंट अगले राउंड के लिए तैयार है, जहां गॉड का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और वो अभी भी ह्यूमंस को तुच्छ समझ रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वहीं अब एरिना में एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से एक पिलर तेजी से ऊपर की ओर निकलता है, जिसमें अगला कंटेंडर ह्यूमन की तरफ से बैठा हुआ है और उसके स्वागत के लिए बहुत से जानवर भी वहां आ जाते हैं जो उससे प्यार करते हैं। ये कंटेंडर वो है जिसे गॉड ने अपनी इमेज में सबसे पहले बनाया था, जो फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी भी है, और वो जमीन में कूद गजब की एंट्री लेता है। ये है एडम, धरती पर जन्मा सबसे पहला इंसान जो गॉड से सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसने गॉड की नजर में वो सेब खाया था जिसे खाना पाप था। एडम बिना हथियार के ही गॉड को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। वहीं अब एरिना में अगले कंटेंडर गॉड की एंट्री होने वाली है, लेकिन कोई गॉड नहीं आता। हैंडबाल जो रेफरी भी है, उसे पता चलता है कि लास्ट मिनट में कुछ चेंज हुआ है और अब ज़्यूस की एंट्री होती है, जिसकी उम्मीद ब्रूनहिल्ड ने भी नहीं की थी, और वो अपने असली वॉरियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ब्रूनहिल्ड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यूस तो फाइनल बॉस था, फिर वो टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में ही क्यों आ गया। वहीं अब स्टोरी स्टेज के पीछे चली जाती है, जब शिवा अगले राउंड में आ ही रहे थे कि तभी वहाँ ज़्यूस आ जाते हैं, जो खुद इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे, लेकिन वो शिवा से इंसिस्ट करते हैं कि इस लड़ाई में वो लड़ेंगे, और शिवा भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं। वहीं एरिना में अगली लड़ाई के लिए सभी तैयार हैं। ज़्यूस खुद आकर एडम से पूछता है कि उसकी वेलकरी कहाँ है, और एडम इशारा करता है कि उसकी वेलकरी ऊपर है। ये है रैगनलीफ, जिसे खुद गॉड्स ने छोड़ दिया था, इसलिए वो एडम का साथ देने के लिए परफेक्ट है। रैगनलीफ एडम का साथ बॉन्ड होकर अपना दिल जोड़ लेती है और वो एक नकल बस्टर या फाइटर में कन्वर्ट हो जाती है, जो एडम का इस लड़ाई में हथियार होने वाला है। ज़्यूस भी इस फिस्ट फाइट के लिए तैयार है और लड़ाई की शुरुआत होती है। एडम ज़्यूस को भी वेपन लेने के लिए कहता है, लेकिन ज़्यूस मना कर देता है, जो उसकी गलती हो सकती है। ज़्यूस तुरंत ही चहलकदमी कर बिजली की तेजी से एडम पर एक पंच करता है, जिसे एडम लास्ट मोमेंट पर आसानी से डॉज कर लेता है। और अब ज़्यूस अगले पंच के लिए तैयार होकर और भी तेजी से कई पंचेस करता है, जिसे एडम आसानी से डॉज कर लेता है। यहाँ तक कि ज़्यूस के कई पंचेस को एडम कंटिन्यूसली डॉज कर रहा है, जो ज़्यूस के कई कोशिशों के बावजूद भी वो एडम को छू नहीं पा रहा है। और तभी ज़्यूस एडम को एक किक करता है, जिसे एडम फिर डॉज कर लेता है। ज़्यूस ओवर कॉन्फिडेंट है कि एडम उसके वारों से बच गया, लेकिन उसे लड़ाई जीतने के लिए पंच करना होगा, और एडम ज़्यूस के ही हमले की नकल कर एक जबरदस्त पंच ज़्यूस को करता है, जो उसके भी होश उड़ा देती है। ये हमला ज़्यूस के हमले से भी तेज था, और अब एडम उतनी ही तेजी से ज़्यूस पर हमला करता है, जिसे ज़्यूस डॉज कर लेता है, और एडम ज़्यूस के हमले की कॉपी कर ज़्यूस पर हमला करता है, जिसे वो बच नहीं पा रहा है। और तो और वो ज़्यूस को उसका ही किक करता है। ये हमला ज़्यूस को और भी एक्साइट कर देती है, और तो और गॉड्स के भी होश उड़ जाते हैं। गोल को विश्वास नहीं होता कि एडम इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ब्रूनहिल्ड बताती है कि एडम गॉड की ही कॉपी है, इसलिए वो गॉड के सभी टेक्निक की कॉपी कर सकता है, और यही एडम की ट्रू पावर है। ज़्यूस फिर तेजी से एडम के चक्कर लगाते हुए उसे एक किक करता है, जिसे एडम डॉज कर लेता है, और वो भी ज़्यूस की कॉपी कर एक जबरदस्त किक उसके चेहरे पर ही जड़ देता है, जिससे ज़्यूस लुढ़कता हुआ दीवार से टकराता है। ये सभी गॉड्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। ज़्यूस अब गुस्से में और भी मस्कुलर और लाल हो जाता है, और वो अपने पंच को चार्ज कर अपना अल्टीमेट टेक्निक यूज करने वाला है। यहाँ से स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जब ज़्यूस और उसके पिता कॉर्नस की लड़ाई हुई थी, जो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड का फैसला करती। इस फाइट में ज़्यूस कॉर्नस को हराकर ये उपाधि उनसे छीन ली थी, लेकिन आखिरी पड़ाव में कॉर्नस का जो पंच ज़्यूस को पड़ा था, उसने भी ज़्यूस का जबड़ा हिला दिया था। उसने इसी टेक्निक को उनसे सीखा था। ज़्यूस पूरी कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठा कर एडम पर हमला करता है। ये ऐसा हमला है जो समय के भी परे है, और वहाँ पर समय रुक जाता है कि तभी ज़्यूस के मुंह से फिर खून निकलता है। एडम को ये टेक्निक जबरदस्त लगी, जिसने ज़्यूस को सिर्फ होश ही नहीं उड़ाए, बल्कि उनकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दिया। किसी को कुछ नहीं दिखा कि क्या हुआ, वो बस ज़्यूस को गिरा हुआ देख रहे थे, और अब ब्रूनहिल्ड भी इससे खुश है। यहाँ से स्टोरी थोड़ा आगे चली जाती है। एरिस गॉड ऑफ वॉर के ऑफिशियल स्टेटमेंट में एरिस कहता है कि उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, और वो भी ट्रूली प्रोफेशनल नजरिए से इस लड़ाई को देख रहा था। एक पल के लिए भी उसकी नजर लड़ाई से नहीं हटी, जो तब तक तो नॉर्मल ही था, लेकिन इस लड़ाई में एक पल ऐसा था जब ज़्यूस के गिरने से पहले उसका सिर पीछे की तरफ पूरी तरह से घूम चुका था। ज़्यूस अब जमीन पर पड़ा हुआ है, और क्या ये लड़ाई का अंत है? हर्मियस ने एरिस को एक्सप्लेन किया कि जब ज़्यूस का फाइनल अटैक एडम की तरफ बढ़ रहा था, जो टाइम से भी परे था, समय के छोटे से छोटे हिस्से में एडम ने ज़्यूस की टेक्निक को कॉपी कर लिया और ज़्यूस के हमले को डॉज कर ज़्यूस को ही पंच कर दिया। ये उसने देखा नहीं, बल्कि ये उसका अनुमान ही है। एरिस को भी ये बात रियलाइज हो चुकी है कि अगर वो अगले 1000 सालों तक भी ट्रेनिंग करे, तब भी वो एडम की बराबरी नहीं कर पाएगा। हैंडबाल भी खुद ज़्यूस की हालत देख चौंक गया है, और वो लड़ाई का फैसला सुनाने ही वाला है। ब्रूनहिल्ड को लगा कि ये एडम की गॉड के प्रति नफरत के कारण ही हो रहा है। यहाँ से स्टोरी बैक में चली जाती है, जब एडम गॉड्स के
पैराडाइज में रह रहा था। फिर एक दिन ईवा को कोर्ट में ट्रायल हुआ क्योंकि सरपेंट ने क्लेम किया था कि ईवा ने सेब खाया है जिसे खाना मना है, लेकिन हकीकत में वो ईवा को अपने लिए हासिल करना चाहता था। तब ईवा वहाँ से भाग गई थी। सरपेंट बदला लेने के लिए ही उस सेब को खाकर इसका इल्जाम ईवा पर लगा दिया। ये इल्जाम गलत था, लेकिन ये गॉड का ही कोड था और ईवा को पैराडाइज से निकाल दिया गया। ईवा टूट चुकी थी कि उसे अब एडम से दूर रहना होगा और सरपेंट भी उसकी इस हालत से खुश हो ही रहा था। तब एडम कोर्ट में उन्हीं सेब को ले आया और उन सभी सेब को गॉड्स के ही सामने खाया। ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो ईवा के साथ रह सके और कोर्ट ने भी उन दोनों को पैराडाइज से निकाल दिया। अपनी हार से नाराज सरपेंट ने उन पर हमला भी किया। तब उसकी ही टेक्निक को कॉपी कर एडम ने उसे वहीं मार दिया और वो दोनों वहाँ से धरती पर चले आए। वहीं अब ब्रूनहिल्ड भी खुश है कि वो ज़्यूस से जीत गए और हेमडल अनाउंस कर ही रहा होता है कि उसे ज़्यूस पकड़ लेता है। वो अपना सर सीधा कर लड़ाई के लिए फिर तैयार हो जाता है। एडम की इस हमले का असर ज़्यूस पर भी है और वो एडम से जानना चाहता है कि एडम ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर एडम कहता है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को बचा रहा है जो वहाँ सभी ह्यूमंस को एक कर देती है। अब ज़्यूस के पास कोई और चारा नहीं है और वो खुद की ही बॉडी को कंप्रेस करते हुए अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करना शुरू कर देता है और अब वो खुद को स्किनी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसे देख सभी डर से कांपने लगते हैं। ये है उसका एडमास फॉर्म। उसका ये फॉर्म पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हर्मेस अंदाजा लगाता है कि ज़्यूस इस फॉर्म में 12-13 मिनट लड़ पाएगा और पिछले हमले के असर से वो अब मात्र 5 मिनट ही लड़ सकता है। ज़्यूस ने अपने मसल्स को पूरी तरह से कंप्रेस कर दिया है और खुद की इस बॉडी में अपनी असीम ताकत को रखे हुए हैं। वहीं एडम भी डिफेंस की पोजीशन में है। अब ये लड़ाई और भी इंटेंस होती जा रही है, जिसमें ज़्यूस की स्पीड पहले की तुलना में बढ़ चुकी है, लेकिन तब भी एडम ज़्यूस के पंचेस को डॉज करते हुए ज़्यूस पर भारी पड़ रहा है और एरिना भी इस प्रेशर से हिलने लगी है। इस सिचुएशन को आंकते हुए ब्रूनहिल्ड भी कांप जाती है क्योंकि एडम का शरीर कंटिन्यूअसली कॉपी और काउंटर करने से हीट अप होने लगा है, जो उसकी बॉडी में बहुत ही प्रेशर डालने लगी है। वहीं ज़्यूस की बॉडी भी बिखरने लगी है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाले हुए हैं। दोनों ही ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं, जहां अंत तक खुद को खड़े रखने वाला ही जीतेगा। दोनों की लड़ाई अब अलग ही लेवल पर पहुंच गई है कि उसकी खूबसूरती देख वहां ह्यूमंस और तो और गॉड भी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। गॉड और ह्यूमन कोई भी इस लड़ाई को हारना नहीं चाहता और सबकी सांसें बस रुकी हुई हैं। इतना एक्साइटमेंट पहले कभी देखा नहीं गया। तभी ज़्यूस का खून का कुछ कतरा एडम की आंख में पड़ता है और वो इसी पल बिखर जाता है कि उसे ज़्यूस का पहला किलर पंच पड़ता है और इसके बाद पूरी लड़ाई ज़्यूस के पक्ष में चली जाती है। एडम अब पूरी तरह से डिफेंसिव पोजीशन में है। एडम पर अब चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है और एडम की हालत देख ह्यूमंस भी एडम को सरेंडर करने की मांग कर रहे हैं कि तभी एडम को एक बच्चे का रोना सुनाई देता है और वो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तभी ज़्यूस का एक पंच एडम को पड़ता है, जिसके दौरान ही वो ज़्यूस के बाल पकड़ लेता है। अब ये लड़ाई आखिरी मोड़ पर चली जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर बस पंच ही कर रहे हैं। बस ये देखना है कि पहले कौन गिरेगा कि तभी ज़्यूस अपने पैरों पर गिर जाता है और उसका शरीर बिखर जाता है, लेकिन एडम अभी भी खड़ा हुआ है। किसी को भरोसा नहीं होता कि ज़्यूस हार गया। ज़्यूस खुद भी कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। तभी वो देखते हैं कि एडम मर चुका है। ज़्यूस कहता है कि एडम उसके गिरने से पहले ही मर गया था। वो बस मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए लड़ता रहा और ज़्यूस भी एक्सेप्ट करता है कि उन्हें पहले कभी इतना जबरदस्त योद्धा नहीं मिला। एडम और वेलकरी तभी बिखर जाते हैं, जिसके साथ ही ज़्यूस को विनर घोषित कर दिया जाता है और पूरी ह्यूमन काइंड अपने पिता के लिए रिस्पेक्ट दिखाती है। गोल भागते हुए वापस ब्रूनहिल्ड के पास जाती है कि उसे शांत करने के लिए सेकंड वेलकरी रिस्ट आती है। गोल को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब एडम के फाइटर पर एक स्क्रैच तक नहीं आया तो फिर रेगनलीफ क्यों मरी, उसे तो जिंदा होना चाहिए। रिस्ट बताती है कि वॉलेंडर नाम के जिस टेक्निक से वेलकरी और ह्यूमन वॉरियर एक हुए हैं उसमें दोनों ही एक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों की किस्मत एक हो जाती है और दोनों ही साथ जीते हैं, साथ लड़ते हैं और साथ ही मरते हैं। गोल को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता, जिसे रिस्ट सहारा देती है। इसी दौरान रिस्ट गोल को गले लगाए जोर से दबाने लगती है। गोल देखती है कि रिस्ट की दूसरी पर्सनालिटी उस पर हावी हो गई है, जो इस समय बहुत ही गुस्से में है। दरअसल रिस्ट के अंदर दो पर्सनालिटी हैं, एक शांत है तो दूसरी एग्रेसिव। वहीं ब्रूनहिल्ड का भी अब दिमाग खराब है और जब वो गुस्से में या टेंशन में होती है तो वो बहुत खाती है। वो टेंशन में इसलिए है क्योंकि अगर वो अगला मैच भी हार गए तो वो लगातार 3 मैच हार जाएंगे, इसलिए वो किसी भी हाल में अगले राउंड को जीतना चाहती है। तभी ब्रूनहिल्ड को नोटिफिकेशन आता है कि अगले मैच को पोसाइडन लड़ेगा, जिसका मतलब है कि गॉड्स किसी भी हाल में अगले राउंड को जीतना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बेस्ट को शुरुआत में ही भेज रहे हैं। पोसाइडन का नाम सुनते ही गोल भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि पोसाइडन ज़्यूस का बड़ा भाई है और सभी गॉड्स में सबसे खतरनाक। ये देख अब गोल का भी डर के मारे बुरा हाल है। ब्रूनहिल्ड अब बचे हुए वॉरियर में से अगले वॉरियर को ढूंढना शुरू कर देती है जो पोसाइडन का सामना कर सके कि तभी वहाँ एक योद्धा आता है और खुद को ही सिलेक्ट करता है, जिसका नाम है कोजीरो सास्की। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।